का मतलब क्या है कि वो एक क्षेत्र स्तर तक ही सीमित है, पूरा राज्य नहीं है। बिहार के अंदर में एक क्षेत्रीय इलाका है जो गया जिला है, उस गए जिले के अंदर में पानी की समस्या आई है और लोग अगर उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उस आंदोलन को हम क्या संज्ञा देंगे? तो क्षेत्रीय स्तर का आंदोलन कहेंगे। राजकीय स्तर का आंदोलन का मतलब क्या हुआ? राजकीय स्तर का आंदोलन का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि पूरे राज्य भर में मान लेते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी के लिए अगर कोई आंदोलन हो रहा है कि भाई सरकारी वैकेंसी जारी की जाए, तो वो आंदोलन किस स्तर पे आ जाएगा? राजकीय स्तर पे। लेकिन अगर संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय कहेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे राष्ट्र को लेकर के चल रहा है और पूरी दुनिया अगर किसी बात को लेकर के आंदोलनरत है या पूरी दुनिया में किसी बात को लेकर चिंता है और उस चिंता के ऊपर लोग कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर आंदोलन होंगे, तो वैसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? वैश्विक स्तर का आंदोलन कहेंगे। मैं आपको दो तीन बात कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आंदोलनों के प्रकार से हमें फायदा यह होगा कि हम इस बात को समझने में बड़ा ही आसानी होगी कि ये जो आंदोलन है ये किस स्तर का आंदोलन की हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा। अब राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा और संपूर्ण भारत के लिए आंदोलन होगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रखा गया है। यानी एक ऐसा आंदोलन जिसमें संपूर्ण भारत का, यानी भारत एज अ राष्ट्र खड़ा हो, यानी एक ऐसा आंदोलन की हम बात करने वाले हैं जो पूरे भारतवर्ष में चली हो, या फिर उसका उद्देश्य हो कि यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में जाए। ठीक है, इतनी गर्मी में कोट पहन के क्यों पढ़ाते हैं? ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं लोग। तो इतनी गर्मी में कोट पहन के इसलिए पढ़ाते हैं, कब्जा करना शुरू किया तो उस टाइम पीरियड में एक टाइम आया जिसको हम कहते हैं 1757। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बंगाल पर जब अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया तो उस टाइम पीरियड में एक टाइम आया जिसको हम कहते हैं 1757। और इस 1757 ईस्वी में भारतीय इतिहास के अंदर में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था पलासी का युद्ध, यानी बैटल ऑफ पलासी। यस और नो बताइए जरा, हाँ या ना? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको आगे देखेंगे। इसके बाद एक टाइम पीरियड आया और वो टाइम पीरियड था साथियों 1857। 1857 भारतीय इतिहास के अंदर में एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष भारत के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी और उसे हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होने के बाद फिर धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ा और यह पहुंचा 1885 तक। और 1885 में साथियों क्या हुआ? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक उसके अगले इवेंट में हम एक और इवेंट देखते हैं और वो है 1947 का। और ये 1947 जो है भारत की स्वतंत्रता का वर्ष था। तो अगर हम पूरे चीजों को ध्यान से एनालाइज करें तो सबसे पहले जिस सेगमेंट की मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस सेगमेंट की बात हम करते हैं और वो सेगमेंट है 1757 से लेकर 1857 का। साथियों अगर आप ध्यान से देखें, आज सुबह सुबह बहुत कम लोग लाइव में, मात्र 10,380 लोग हैं। धीरे धीरे लोगों को टाइम पता चल जाएगा कि शशि सर की सुबह क्लास शुरू हो गई, लोग आ जाएंगे। ठीक, सुनिए, 1757 से 1857, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1757 यानी पलासी के युद्ध से लेकर बक्सर का युद्ध, यानी ये 100 वर्षों का इतिहास। यस और नो जरा बताइए मुझे, क्या ये 100 वर्ष है कि नहीं? 1757 से लेकर 1857 यानी 100 ईयर्स। देखो आप ना, मतलब आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए इस बात को यकीन मानिए कि मुझे पूरा क्लास खत्म करने में 25 क्लास के आसपास लगेगा या 30 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 30 क्लास कर लेंगे, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं, यूट्यूब नहीं है ये, यूट्यूब पर फास्ट रिवीजन कराना होता है और ये पेड बैच है, इस पेड बैच में आपको पढ़ाकर सिखाना होता है, इसलिए क्लासेस जो है धीरे धीरे चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस 1757 से 1857 का टाइम पीरियड, ये 100 वर्षों का टाइम पीरियड होता है और फिर जाकर 1857 में एक क्रांति होती है जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 1857 की क्रांति हुई है तो इस क्रांति के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे इस क्रांति के। यस और नो? कोई भी अगर दुनिया में क्रांति हुई है तो उस क्रांति के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। और आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना बेसिक पता होगा कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ वो कार्टेज का ऊपर वाला खोल, जो बंदूक की गोली दी गई थी उस गोली को लेयर लगा दिया गया था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी थी, ये सबको पता है, ये तात्कालिक कारण था। और अगर आपको नहीं भी पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक अलग से आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी युद्ध की बात कर लें आप, कोई भी युद्ध का सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है, ये तय है। आप दुनिया भर का इतिहास पलट लें, अगर आप अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पढ़ लें, फ्रांस की महान क्रांति पढ़ लें, जर्मनी का एकीकरण पढ़ लें, इटली की क्रांति पढ़ लें, स्पेन की क्रांति पढ़ लें, यूनान की क्रांति पढ़ लें, या आप चीन की क्रांति पढ़ लें, और या आप भारत के रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति पढ़ लें, हर क्रांति का एक तात्कालिक कारण होगा, लेकिन उसके पीछे, उस क्रांति के पीछे कई सारे कारण होंगे, जो तब से दबे 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 एक बार विस्फोट हो गया। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं क्लास में एक लड़का है, एक लड़की है जिसका नाम है पूजा कुमारी और एक लड़का है जिसका नाम है पंकज कुमार। ठीक है, पंकज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पंकज कुमार नाम का लड़का है, ये पंकज है। मान लेते हैं कि ये पंकज कुमार जी हैं, ये पंकज कुमार हैं। और ये पंकज कुमार जो है, इनका विवाह, थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं कि ये पंकज कुमार हैं और पंकज कुमार का विवाह जो है कबूतरी देवी से हो जाता है। कबूतरी देवी से इनका मम्मी पापा विवाह करा देते हैं। अब कबूतरी देवी जो होती है, एक दिन इसको बोलती है कि चलो फिल्म दिखाने ले चलो, शादी के 2 साल बीत जाते हैं, ये लोग मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं और थिएटर में इस कुर्सी पर बैठे हुए कबूतरी कहती है कि सुनो पंकज, तुम मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर के आओ। और पंकज जो है पॉपकॉर्न लाने से मना कर देता है, और जब पंकज पॉपकॉर्न लाने से मना कर देता है तो वैसी परिस्थिति में कबूतरी कहती है तलाक तलाक तलाक, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। तो मुझे बताइए कि कबूतरी देवी और पंकज कुमार का अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उसके तात्कालिक कारण क्या है?
इमीडिएट कारण क्या है? तात्कालिक कारण तो बस यही है कि इसने पॉपकॉर्न लाने से मना कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ पॉपकॉर्न लाना ही एक कारण होगा? नहीं, इसके पीछे कई सारे और कारण होंगे, कई सारे और कारण होंगे। बहुत दिनों से सुन रही होगी, बर्दाश्त कर रही होगी, टाल रही होगी, एक ही बार बम फूट गया। तो उसी प्रकार से दुनिया की कोई भी क्रांति हुई है, भाई इतिहास में वापस, दुनिया की कोई भी क्रांति हुई है, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, 1857 की क्रांति हो, कोई क्रांति हो, जिस वर्ड के आगे जिस रिवोल्ट में क्रांति लगा है, उस क्रांति के एक तात्कालिक कारण तो होते ही हैं, लेकिन इस तात्कालिक कारण तो एक ही होगा भाई। जैसे इस प्रकार का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण यही था कि इसने पॉपकॉर्न लाने से मना कर दिया। उसी एक तात्कालिक कारण तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पीछे कई सारे कारण होंगे, कई सारे अन्य कारण होंगे, कई सारे अन्य कारण होंगे। यस और नो, जरा बताइए मुझे, समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में? किसी भी क्रांति के पीछे, किसी भी क्रांति के पीछे एक तात्कालिक कारण तो होगा, लेकिन यह तय है कि एक तात्कालिक कारण से ही सिर्फ क्रांति नहीं हुई होगी, एक तात्कालिक कारण के अलावा कई सारे अन्य कारण रहे होंगे। यस और नो, यस और नो, जरा बताइए मुझे। ठीक उसी प्रकार से जब 100 वर्ष बीत गए तो 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण, 1857 के तात्कालिक कारण तो रहे होंगे, तात्कालिक कारण तो थे, लेकिन इसके कई सारे अन्य कारण भी होंगे, अन्य कारण भी होंगे। और उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। अब 1857 की जब क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति भारत की पहली ऐसी क्रांति होती है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल देखेंगे। 1857 की क्रांति पहली ऐसी क्रांति होती है जिस क्रांति में भारत में किसी एक राज्य से ज्यादा राज्य में विस्तार होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग हार जाते हैं, लोग हार जाते हैं। और इसी टाइम पीरियड में एक अलग खेल होता है, उस खेल को ही समझाना है। आज की क्लास में सिलेबस सिर्फ शुरू होगा, क्योंकि मुझे आपको पूरा बटोर के लाना है इतिहास पर। आप समझिए, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा है, उस समय भारत की स्थिति क्या है? जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा है, उस समय भारत की स्थिति क्या है? हम मान लेते हैं कि इस भारत देश में 1857 की क्रांति चल रही है। अब 1857 की क्रांति चल रही है, और आपको पता है कि जब यह क्रांति हुई है तो इस क्रांति में भारतीयों की क्या हुई है? तो भारतीयों की हार हुई है, भारतीयों की हार हुई। जब भारत के लोग हारे हैं, उसी टाइम पीरियड पर जो भारत के अंदर में नेता थे, उन नेताओं की भी हार हुई है। इसी टाइम पीरियड पर एक भारत में एक नया वर्ग की एंट्री होती है, और उस वर्ग को हम कहते हैं ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। सिर्फ आराम आराम से आज समझिए, आज कुछ भी आपका बहुत डिटेल नहीं है, समझिएगा। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय का मतलब क्या? इस नाम से आप क्या समझते हैं? इस नाम से आप क्या समझेंगे? इस नाम से आप यही समझेंगे कि ऐसा भारत का आदमी जिसकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है, यानी ब्रिटेन में वो शिक्षित हुआ है। मतलब भारत के अमीर बाप का वो बेटा, जो उस टाइम पीरियड में, सोचो कि कितना अमीर था उसका बाप, उस टाइम पीरियड में भारत के अमीर बाप का वो बेटा जिसकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है। अब मुझे बताओ कि उस टाइम पीरियड में भारत में सरकारी स्कूल तो थे ही नहीं। बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के क्या करते थे भाई? तो वो अपने बच्चों को भेज देते थे लंदन पढ़ने के लिए, और लंदन में जाकर उनका बेटा पढ़ लेता था। एग्जांपल के तौर पे महात्मा गांधी, एग्जांपल के तौर पे सुभाष चंद्र बोस, एग्जांपल के तौर पे सीआर दास, एग्जांपल के तौर पे मोतीलाल नेहरू, एग्जांपल के तौर पे जवाहरलाल नेहरू। ये बड़े बाप के वो बेटे थे। नहीं भाई सलाउद्दीन, इतना कॉपी पेस्ट मत करो यार, डिस्टर्ब होता है क्लास में, तो कमेंट बंद कर देंगे हम। इतना मेरे क्लास में एक्स्ट्रा कमेंट नहीं मेरे भाई, क्योंकि जब हम रिदम में होते हैं उसमें आपसे निवेदन है कि आप कमेंट कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल बंद कर लें। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन ये बैच मॉडर्न हिस्ट्री का खत्म होगा, ये दावा कर सकता हूं कि परीक्षा में एक सवाल आपका नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप इतना तंग करेंगे कॉपी पेस्ट करके, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? लाइन टूट जाता है। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय का मतलब भारत का वो आदमी जिसकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है, यानी जो पढ़ा लिखा ब्रिटेन में है। ये पढ़ने लिखने वाले ब्रिटेन में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो भारत के अमीर बाप के बेटे हैं, या तो उनके पिताजी नेता हैं, या तो उनके पिताजी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। चाहे वो नेता हो चाहे वो व्यापारी हो, बिना अंग्रेजों के आशीर्वाद के उस समय पर भारत में पैसा कमाना पॉसिबल है क्या? आज अडानी और अंबानी मोदी जी के आशीर्वाद पर ही तो पैसा कमा रहे हैं। आज मोदी जी के आशीर्वाद खत्म हो जाए तो ये लोग नहीं कमा पाएंगे उस लेवल का। ठीक उसी प्रकार में उस टाइम पीरियड में जब देश गुलाम था, उस समय किनके पास पैसा होगा? कौन अच्छा बिजनेस कर पा रहा होगा? जिनके ऊपर अंग्रेजों का आशीर्वाद होगा, यानी वो अंग्रेजों के आदमी होंगे, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते होंगे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नीतियों का पालन करते होंगे, और अगर अंग्रेज उनको कहते होंगे उठ तो उठते होंगे और बैठ तो बैठते होंगे। वो नेता और व्यापारी थे। देखिए, एक तस्नीम नाम का लड़का है कि लड़की है मुझे नहीं पता है, तस्नीम, ये क्या कह रहे हैं कि ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम जैसे मूर्खों के कारण ही ना, तुम जैसे मूर्खों के कारण ही सब समस्या होती है पैदा, है ना? अब मेरे माता पिता ने कह दिया कि शशि सर आप ऐसा कुछ मत बोलो कि लोग क्लिप काट के वायरल कर दें, और घर वालों ने ये भी कह दिया कि भाई थाने से बेल नहीं कराऊंगा मैं तुम्हारा, है ना? यही समस्या है, ठीक है? एकदम ही टूट जाता है। तो ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वो लोग थे जो शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में ग्रहण किए थे। और आप मुझे बताइए, जब ये ब्रिटेन में पढ़े होंगे तो इनको इतिहास पढ़ाया जाता होगा दुनिया भर का, इनको भूगोल पढ़ाया जाता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, करंट सब पढ़ते होंगे ये लोग भी। तो ये वैसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर का इतिहास पढ़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर का इतिहास पढ़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ा है, भाई, फिलोसफर्स को पढ़ा है। और ये ऐसे लोग हैं जो एक स्वतंत्र देश में, लंदन में तो गुलामी है नहीं, जो एक स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं। ये वो लोग हैं जो समानता का मतलब समझते हैं, क्योंकि ये गुलाम देश में तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को समझते हैं। और ये वो लोग हैं जो देश की प्रशासनिक और आर्थिक चीजों को समझते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की प्रशासनिक एवं आर्थिक चीजों को, आर्थिक गतिविधियों को, प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समझते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए कि हम भारत के उस दौर की बात कर रहे हैं, उसी दौर में जब भारत, अब सुनिए वापस आइए, 1857 की क्रांति भारत में हुई है, भारत के लोगों की हार हुई है। हार के बाद लोग जो है थोड़े निराश हैं, कोई भी निराश रहेगा। और नेता जो है उस टाइम पीरियड के जितने भी नेता हैं, वो नेता लोगों को समझा रहे हैं कि ये हार तो हमारी हार है, लेकिन हम फिर आगे जीतेंगे।
उसी टाइम पीरियड पर पढ़ा लिखा एक वर्ग भारत आता है, यानी ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जो हैं भारत आते हैं। इसी टाइम पीरियड पर जब ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय व्यक्ति जो है भारत आता है, तब दिक्कत होती है। जब ये लोग भारत आते हैं तो कहते हैं अरे ये क्या इंडिया। अब मान लीजिए कोई आदमी लंदन से उस टाइम पीरियड में आया है, उस टाइम पीरियड में आया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही उस टाइम पीरियड में। और जब वो व्यक्ति उस टाइम पीरियड में आया है, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय है, वो भारत आया, देखा अरे ये तो भारत गुलाम है, यहां ना बोलने की आजादी है, ना लिखने की आजादी है, लिखोगे तो अखबार में अगर लिख दोगे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा, बोलने की आजादी नहीं है, लोगों का शोषण हो रहा है, जबरदस्ती मार मार के टैक्स के पैसे वसूले जा रहे हैं, फसल सूख गया है उसके बाद भी अंग्रेज कह रहे हैं टैक्स दो, फसल नष्ट हो गया फिर भी कह रहे हैं कि टैक्स दो, लोगों से जबरदस्ती मालगुजारी वसूली जा रही है, लोगों को जबरदस्ती शोषण किया जा रहा है, हिंदुओं को उनके सामाजिक और धार्मिक कामों में उंगली की जा रही है। ऐसी तमाम समस्याएं भारत में हैं। और जब ऐसी तमाम समस्याएं भारत में हैं, तो ये जो व्यक्ति, ये जो वर्ग भारत आता है, इस वर्ग को यहां पर अवसर दिखता है, अपॉर्चुनिटी दिखती है। ध्यान से समझिएगा, हाथ रोक करके पेन छोड़ दीजिए, कलम छोड़ दीजिए और ध्यान से सुनिएगा, क्लास शुरू हो रही है अब। जब ये व्यक्ति भारत आता है तो इस व्यक्ति को भारत में आने के बाद ये दिखता है कि भारत में भाई लोगों के पास ना लोगों को स्वतंत्रता का मतलब पता है, ना समानता का मतलब पता है, ना मूल अधिकार पता है, अंग्रेज इनको दिन रात शोषण कर रहे हैं, जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है, इनकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, ना भारत में शिक्षा के लिए कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना फैक्ट्रियां हैं, सारे के सारे भारत के हस्तशिल्प उद्योग, हथकरघा उद्योग सबके सब बंद कर दिए गए हैं। भारत एक ऐसा बाजार बन गया है जहां पर अंग्रेजों के यहां से माल लाया जा रहा है और यहां पर माल बेच दिया जा रहा है। भारत की अपनी तमाम फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसी तमाम समस्याएं भारत में हैं। तब इनको दिखता है ओ माय गॉड, ये तो भारत में एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इस बात का है कि अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखते हैं कि ये तो भारत में मेरे लिए अवसर है। जब ये भारत आ रहे हैं उसी समय 1857 की क्रांति खत्म हुई है, ये भारत में एक अवसर देखते हैं और इनको लगता है कि अगर हम भारत के लोगों को एकत्रित कर दें, एकता का पाठ पढ़ा दें, उनको एकत्रित कर दें अगर हम भारत के लोगों को, और एकत्रित करने के बाद एकता का पाठ पढ़ाने, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि अगर हम भारत के लोगों को संगठित कर दें और उसके बाद इनके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जगा दें, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगा दें, और जब राष्ट्रवाद की भावना जगेगी तब लोगों के मन में क्रांति का भाव आएगा, लोग सड़क पर उतरेंगे, और जब क्रांति करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, पूरा भारत तैयार हो जाएगा, भारत का एक एक आदमी अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगा, तो अंग्रेजों की क्या मजाल। जब वैसा हम भारत बना दें जहां भारत के हर लोग को लगे कि नहीं नहीं मेरा देश आजाद होना चाहिए, नहीं नहीं मेरा देश आजाद होना चाहिए, हमको अपनी देश की आजादी की लड़ाई लड़नी है, नहीं नहीं हमको अपनी देश की आजादी की लड़ाई लड़नी है, तो क्रांति होगी तो भारत के लोग सड़कों पर उतरेंगे, और जब भारत के लोग सड़कों पर उतरेंगे तो वैसी परिस्थिति में जब देश के भारत का कोना कोना अगर सड़कों पर उतर जाएगा तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, और भारत जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। अब आप कहेंगे इससे इनको क्या फायदा। तो इन्होंने कहा कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो स्वतंत्रता का सूत्रधार कौन हुआ, कौन वो व्यक्ति था जिसने स्वतंत्रता की इस कहानी को बिना, कौन वो व्यक्ति हैं जो लोगों को संगठित कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर जगा रहे हैं, उठो जागो देश के लिए लड़ो, जब तक देश के लिए नहीं लड़ोगे तब तक देश आजाद नहीं होगा। दुनिया के किसी देश का उदाहरण ले लो, अमेरिका के लोग सड़क पर उतरे, अमेरिका आजाद हुआ, भारत के लोग भी सड़क पर उतरेंगे, भारत आजाद होगा। तो वैसी परिस्थिति में उठो जागो और देश के लिए लड़ो, और तब जाकर जब देश के लिए लड़ने की भावना आएगी तो भारत का एक एक व्यक्ति के अंदर में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागेगा, और जब राष्ट्र के प्रति प्रेम यानी राष्ट्रवाद जगेगा तो भारत के लोग सड़कों पर उतरेंगे, और जब भारत का लोग सड़क पर उतर जाएगा तो देश में क्रांति का माहौल बनेगा, और जब देश में क्रांतियां होंगी, जब देश के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो देश स्वतंत्रता को पा जाएगा, और जब देश स्वतंत्रता को पा जाएगा तब हम यानी ब्रिटिश शिक्षित भारतीय लोग, जो लोग लोगों को संगठित कर रहे हैं, जो लोग भारत के लोगों को जगा रहे हैं, इन लोगों की अपनी मन की लालसा ये थी, इन लोगों का अपना मन का लालसा ये था कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो देश का नेता कौन होगा, यानी देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो हम ही बनेंगे ना भाई, हम ही लोगों को जगाए हैं, हम ही नेतृत्व किए हैं, हम ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, हम ही बनेंगे देश के राष्ट्रपति। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वर्ग भारत का वह वर्ग था जो जानता था कि भारत के लोगों को अगर हम जगाते हैं, उनको संगठित करते हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं और देश के लोगों को सड़कों पर अंग्रेजों के खिलाफ उतार देते हैं, उनको क्रांति के लिए तैयार कर देते हैं। जब देश में क्रांतियां होंगी तब देश, भारत दुनिया के अन्य देश भी आजाद हुए हैं क्रांतियों की बदौलत, जब देश में क्रांतियां होंगी तो भारत भी स्वतंत्र होगा, और जब भारत स्वतंत्र होगा तब हम नेता बनेंगे, हम यानी ब्रिटिश शिक्षित भारतीय क्या बनेंगे, तो हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, हम भारत के वित्त मंत्री बनेंगे। यानी ये लोगों के मन में भी, इन लोगों के मन में भी लोभ था, लालच था। लालच इस बात का था कि भैया अगर देश आजाद हम करवा देते हैं, हम लोगों को बताते हैं अगर देश आजाद हो जाता है तो हम नेता बनेंगे। अब आप कहेंगे कि ये देश आजाद कैसे करा देंगे, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर का इतिहास पढ़ा है, इनको पता है कि अमेरिका कैसे आजाद हुआ, इनको पता है कि फ्रांस कैसे आजाद हुआ, इनको पता है कि यूनान के लोग सड़कों पर उतरे, यूनान में क्रांति हुई, यूनान स्वतंत्र हुआ, इनको पता है कि स्पेन के लोग सड़कों पर उतरे, स्पेन में क्रांतियां हुई, देश आजाद हुआ। इन्होंने दुनिया भर की आजादी की लड़ाइयां पढ़ी हैं, किताबों में देखी हैं, ये जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या, समानता का मतलब क्या, लोगों के मूल अधिकार का मतलब क्या, और ये जानते हैं कि दुनिया के अन्य देश कैसे आजाद हुए हैं। अगर ये भारत को आजाद कराने में सफल होते हैं तो ये आगे चलकर नेता बनेंगे, और यही कारण है कि ये ब्रिटिश शिक्षित वर्ग जो है, ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसे आप मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, इसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, इसे हम कई बार किताब पढ़ेंगे तो इनको मध्यम वर्ग से भी लोग जानते हैं, इनको हम बुद्धिजीवी वर्ग भी कहते हैं, इनको हम बुद्धिजीवी वर्ग भी कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी कहते हैं। ये लोग जो है भारत के आजादी की लड़ाई को शुरू करते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आया है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अगर क्लियर है तो कमेंट करके बता दीजिए। यस सर, ठीक है जी, चलिए। तो अब आज के बाद कोई आपसे पूछेगा, आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कौन थे, तो आप बता सकते हैं अमीर बाप के वो बेटे जिनकी शिक्षा दीक्षा भारत से बाहर हुई है, ब्रिटेन में हुई है, वो भारत आते हैं और भारत आकर फिर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्लियर है सबको? ठीक है।
अब आप समझिए कि ब्रिटिश शिक्षित भारतीय काम कैसे करते हैं, इसको समझना इसलिए जरूरी है, तभी कांग्रेस अचानक से शुरू कर देंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। जैसे हम रहते हैं, अगर मेरी इच्छा नहीं होती ना मन से पढ़ाने की, तो मैं आता डायरेक्टली देता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन यार मैंने ये सोच रखा है कि ये एक ऐसा बैच हो जिसके बाद दोबारा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप इस बात को समझिए कि अभी क्लास में 28,100 लोग लाइव हैं लगभग, तो इतने लोग तो कम से कम लाभान्वित हो रहे हैं। अब आप समझिए कि ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों की कार्यशैली क्या है। समझिए ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कर क्या रहे हैं, ये समझिए। ये भारत है अपना, ठीक है। अरे अब आप समझिए कि जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय पढ़ लिख करके आए हैं, पहले आराम से समझिए, टॉपिक कल शुरू करेंगे वो मंजूर है मुझे, लेकिन पढ़ाएंगे मन से, है ना। इतना दिन आपने इंतजार किया है मेरी क्लास का, तो आपको फायदा भी होना चाहिए ना। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वर्ग की जो है कार्य प्रणाली कैसी होती है, इसकी कार्य प्रणाली कैसी है समझिए। ये जो वर्ग है ये क्या करता है, 1857 के टाइम पीरियड में आता है, और ये वर्ग के लोग जो है भारत के विभिन्न इलाकों में, मान लीजिए ये बंगाल का इलाका है, मान लीजिए ये उड़ीसा का इलाका है, मान लीजिए ये मद्रास का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, केरल का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, गुजरात का इलाका है, पंजाब, भाई भारत तो पूरा था, ये सब तो भारत ही है, ये सब तो अखंड भारत है इस समय। तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, कश्मीर का इलाका है। कहने का तात्पर्य ये मध्य प्रांत है भारत का, ये संयुक्त प्रांत है, उत्तर प्रदेश वाला इलाका है भारत का। ये लोग करते क्या है कि ये लोग गांव गांव जाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए मद्रास गए, मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए ये लोग मद्रास जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये मद्रास प्रांत में जब जाते हैं, मान लेते हैं कि ये मद्रास प्रांत में जाते हैं, मद्रास प्रांत में जाने के बाद वहां के लोगों के साथ बैठक करते हैं। लोगों के साथ क्या करते हैं भाई, तो लोगों के साथ बैठक करते हैं, और इस बैठक के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करते हैं, यानी जगाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये ऐसा क्या करते हैं वहां जाके कि अभी तक लोग सोया हुआ है, और इनके जाने के बाद जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है। ऐसा क्या करते हैं? सवाल तो यही होता है कि आखिर ये मद्रास प्रांत में जाते हैं, मान लीजिए भारत के हर प्रांत में, यहाँ बॉम्बे प्रांत में, या मान लीजिए कि यहाँ पंजाब वाले इलाके में भी ये जाते हैं, या इस प्रांत में भी जाते हैं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये जिस भी प्रांत में जाते हैं, है ना, उस प्रांत के लोगों के साथ ही जाकर बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद उनसे बातचीत होती है और राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, समझिए राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत करते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या, कि राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्र के प्रति अटूट श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण, राष्ट्र के लिए जान देने की तैयारी, जरूरत पड़े तो जान दे देंगे। कहने का मतलब ये है, थक कैसे जाएंगे भाई। आरती कुमारी लग रहा है लिख रही है, सर आप थक गए हैं क्या। आरती एनर्जी तो इतना है कि अभी भी चीख चिल्ला के पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब नहीं है, ये पेड बैचेस हैं, और पेड बैच में बहुत शालीनता से धीरे धीरे बच्चों को समझाना होता है। ठीक है आरती, ठीक है, चलिए अब हम राष्ट्रवाद की भावना की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि ये लोग जाते हैं गांव गांव, लोगों पर जाकर अंग्रेजों के द्वारा शोषण की गतिविधियां, अंग्रेजों के शोषण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। अब लोगों को जागरूक करने का मतलब क्या भाई, लोगों को जागरूक करने का मतलब ये कि जाके लोगों को बताते हैं कि तुम भूल गए क्या कि अंग्रेज तुम्हारा कितना शोषण करते हैं, तुम भूल गए कि तुम्हारे बाप दादाओं के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, क्या तुम भूल गए कि भारत के लोगों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, भूल गए क्या तुम। सबीर समर जी कितना डाउट लेंगे मुझे बताइए। सबीर समर जी कह रहे हैं कि सर डाउट आप नहीं लेते हैं, मैसेज नहीं देख रहे हैं। कितना मैसेज देखें आपका, हम ये बताइए सबीर भाई, आप ही लोग मुझे बताइए। एक बात मैं क्लैरिटी चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए आप, अभी लगभग 28,000 लोग क्लास में लाइव हैं। अब बताइए कि अगर एक आदमी एक ही कमेंट कर रहा होगा, मान के चलिए कि एक आदमी एक ही कमेंट कर रहा होगा, तो एक बार में कितना कमेंट आ रहा होगा, 28,000। जनरल डिब्बे में बैठ जाता था, और उस डिब्बे में अगर कोई अंग्रेज चढ़ जाता था तो पूरे के पूरे भारतीयों को स्लीपर से उतार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस बोगी में अंग्रेज चढ़ गया है, और अंग्रेजों के बराबर भारतीयों को बैठने का हक नहीं था। क्या तुम भूल गए इस बात को कि तुम्हारे बाप दादाओं का कितना शोषण हुआ है? क्या तुम भूल गए कि अंग्रेजों ने घर के बाहर पट्टे लगा दिए और उस पर लिख दिया इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। यानी भारतीयों की तुलना तुम्हारे बाप दादाओं की तुलना अंग्रेजों ने किससे कर दी भाई? तो अंग्रेजों ने बाप दादाओं की तुलना जो है तुम्हारे कुत्तों से कर दी। क्या तुम भूल गए कि भारत के लोग जो जज बन जाते थे उनको फैसला सुनाने का, अंग्रेजों के केस सुनने का हक नहीं था? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे बाप दादा जब अंग्रेजों के खिलाफ अपने समाचार पत्र में लेख लिख देते थे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था? क्या तुम भूल गए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया लॉर्ड लिट्टन ने और कहा कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लिखेगा उसकी प्रेसें जब्त कर ली जाएंगी? क्या तुम भूल गए कि संचार के किसी भी माध्यम पर हमारा हक नहीं था? क्या तुम भूल गए कि जितने भी ट्रेनें चलाई गई उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों अपने फायदे के लिए करते थे? भूल गए क्या तुम?
तुम भूल गए कि भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से अंग्रेज जो है दूसरे देश पर शासन कर रहे थे, बर्मा को चला रहे थे। क्या तुम भूल गए कि भारतीयों को जब वो नौकरी पर रखते थे क्लर्क के रूप में तो उसको 1000 सैलरी देते थे, रुपया मान लेते हैं, और अगर वो अंग्रेजों को भी क्लर्क पर ही रखते थे तो उनको 2 लाख रुपए सैलरी देते थे। भारत के लोगों का पैसा जो है भारत से बाहर भेज दिया। क्या तुम भूल गए कि भारत सोने की चिड़िया थी, उसको जो है टीने की चिड़िया बना दिया गया? क्या तुम भूल गए कि भारत का सारा सामान लूट कर अंग्रेज लेकर चले गए और यहां से कच्चा माल का निर्यातक बना दिया गया भारत को? भारत की तमाम फैक्ट्रियां अंग्रेजों ने बंद कर दी। क्या तुम भूल गए इस बात को? क्या तुम भूल गए कि भारत के तमाम उद्योग धंधे, हस्तशिल्प उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तमाम लोगों को उद्योग को बंद कर दिया गया और भारत सिर्फ ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से बनकर आया हुआ सामान का बाजार बनकर रह गया? क्या तुम भूल गए इस बात को? और तब जाकर भारत के लोगों को लगा, अरे यार, क्या तुम भूल गए इस बात को कि भारत में जब प्लेग फैला, भारत में जब हैजा आया तो भारत की बहन बेटियों को जांच के नाम पर 6 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ घर में घुसकर अंग्रेज के सेना और सैनिकों ने बलात्कार किया? कैसे तुम भूल सकते हो इस बात को कि भारत की 6 लाख से ज्यादा बहन बेटियों के साथ इज्जत और आबरू को लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा? और जब ये याद दिलाया गया तो लोगों का खून खौलने लगा और तब लोगों को लगा, नहीं नहीं, अब तो हम उतर जाएंगे, क्रांति करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। फिर याद दिलाया गया कि दुनिया का इतिहास याद करो, अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका आजाद हुआ। फ्रांस में क्रांति हुई, लोग सड़कों पर उतरे, फ्रांस की समस्या का समाधान हुआ। यूनान में सड़कों पर लोग उतरे, यूनान में क्रांति हुई, यूनान आजाद हुआ। स्पेन के लोग सड़कों पर उतरे, स्पेन में क्रांति हुई, स्पेन आजाद हुआ। तो उठो जागो और भारत के लोगों उठो और सड़कों पर उतरो, और अगर तुम सड़कों पर उतर गए तो भारत भी आजाद हो जाएगा। और जब ये बात लोगों ने सुनी कि अगर हम भी सड़कों पर उतरेंगे, क्रांतियां होंगी, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके बाद भारत भी आजाद होगा। लोगों का यस, खून खौल उठा लोगों का। और जब लोगों का खून खौल उठा, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, तो यही लोग आगे चलकर क्रांति का हिस्सा बनेंगे। यही लोग क्रांति का हिस्सा बनेंगे और क्रांति का हिस्सा बनने के बाद देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जाएगी, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जाएगी। समझ में आया या नहीं? यस और नो कमेंट कीजिए, यस और नो। मैं पानी पीता हूं सर, अंग्रेजों पर गुस्सा आ रहा है। अभी तो शुरू हुआ है क्लास। यस और नो जरा कमेंट कीजिए, मैं पानी पीता हूं 1 मिनट। उसके बाद मैं दावे कर सकता हूं कि आपके गांव में, आपके टोला में, आपके हॉस्टल में आपसे बढ़िया मॉडर्न पर किसी का पकड़ नहीं होगा। इतना मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं मुझे नहीं पता चल पा रहा है। यस सर लोग कर रहे हैं। सो ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगला इसमें टॉपिक लिखते हैं और आगे जिस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे वो टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा सॉरी, ऑडियो नहीं आ रहा था, सॉरी फॉर दिस। मैंने आपको इतना ही बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अंग्रेजों की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों से लोग अवगत हुए। कैसे अवगत हुए? तो यहां पे मैंने बताया कि अलग अलग जाकर प्रांतों में लोगों को बताते थे कि अंग्रेजों की कार्यप्रणाली क्या है, अंग्रेज किस प्रकार से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से दमन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि अंग्रेजों की शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों से भारत के लोग अवगत हुए। और जब भारत के लोग इनसे अवगत हुए तब जाकर इन्होंने धीरे धीरे बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इकट्ठा होना होगा। और इकट्ठा होने के कारण उन्होंने कहा कि प्रांतीय और क्षेत्रीय संगठन बनाना होगा। बहुत सारे भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में, क्षेत्रों में संगठन बनाया गया। धीरे धीरे संगठन में लोग जुड़ना शुरू हुए। किसानों का अलग संगठन हुआ। जैसे संगठन की ही बात होती है तो मान लेते हैं कि 4 वर्ग आपको पता है कि हुआ करते थे। पहला वर्ग था जिसे आप युवा कहते हैं, तो युवा के लिए अलग संगठन बनाया गया। दूसरा वर्ग जो होता है किसान है, तो किसानों के लिए अलग संगठन बनाया गया। तीसरा वर्ग बड़ा हुआ करता था जो मजदूरों की बात करता था, तो मजदूरों को भी एक जगह संगठित किया गया। और तब जाकर चौथा वर्ग जो था वो जमींदारों का वर्ग हुआ करता था, और उन जमींदारों को भी संगठित किया गया। और जब अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में संगठन बने तो यही संगठन आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना। ठीक है, और उसी संगठन को आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत प्रांत था, इसमें मान लेते हैं कि बंगाल प्रांत में संगठन बना, मद्रास में बना, बॉम्बे में बना, संगठन तो लंदन में भी बना। और जब ये संगठन को लोगों ने देखा कि लोग अब धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की जरूरत महसूस हुई। और वो राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना, उसी संगठन को आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उसी संगठन को आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। माइक मेरा ऑफ रह गया था, पानी पी रहा था, उस समय मैंने बंद किया था, इस वजह से जो है ऐसा हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर सभी लोगों को क्लियर है तो एक बार मुझे बता दीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। विल मूव फॉरवर्ड। जानते हैं कांग्रेस का नाम कांग्रेस था ही नहीं, नाम तो बदला गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। साथियों, जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को समझना होगा वो चीज कौन सी होगी भाई?
सबसे पहले जिस चीज को समझना होगा वो चीज कौन सी होगी भाई? तो सबसे पहले साथियों हम समझेंगे कांग्रेस की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, आखिर कांग्रेस बनी कैसे, इसकी पूरी कहानी समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस बनी तो कांग्रेस बनी कैसे। ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम कि आखिर कांग्रेस बनी तो कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या था, किन उद्देश्यों के साथ कांग्रेस बनी। सोचिए ना, कॉमन सेंस है। और क्या पढ़ सकते हैं? और हम ये देख सकते हैं कि इसके लक्ष्य क्या थे, उद्देश्य कह लीजिए या लक्ष्य कह लीजिए। तीसरा हम देख सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे। चौथा हम देख सकते हैं कि गठन के सिद्धांत क्या थे। पांचवा हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना क्या थी। उसके बाद हम देख सकते हैं बिहार स्पेशल का पोर्शन क्या है। उसके बाद हम देख सकते हैं इसके अधिवेशन कहां कहां हुए, अधिवेशन एवं महत्वपूर्ण तथ्य, उस अधिवेशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। और तब जाकर अंत में हम बात करेंगे विविध की, उन विविध की भी बात करेंगे कि आखिर विविधता में क्या क्या चीजें थी। लिखने का जगह है, यहां है। इसके अलावा हम बात करेंगे विविध तरीके से, जो मिसलेनियस पॉइंट छूट जाएगा। और उसके बाद एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास ही राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है।